नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक बहुत ही फाइनेस्ट और बहुत ही डिटेलिंग वाले आर्टिस्ट के साथ आपका रूबरू कराने जा रहा हूं, जिनका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है 3D मॉडलिंग में। और 3D मॉडलिंग में तो अगर मैं कहूं तो जहाँ तक मैंने उनको देखा है, जहाँ तक मैंने उनको समझा है, उसके हाथों में ना एक जादू सा है। यानी कि 3D मॉडलिंग की इतनी फाइनेस्ट डिटेलिंग, इतना पैशनेट अबाउट 3D मॉडलिंग हमने अभी तक आर्टिस्ट नहीं देखा। तो चलिए फिर आज के इस एपिसोड में मैं उनको बुलाता हूं। सो आज के जो मेहमान हैं, आज के इस एपिसोड के जो गेस्ट हैं, वो हैं हमारे बहुत ही करीब, हमारे साथ हमने काम भी किया हुआ है साथ में। सो हमारे बहुत ही अजीज दोस्त मिस्टर सायन दत्ता। तो चलिए फिर जानते हैं सायन दत्ता से अबाउट 3D मॉडलिंग, अबाउट सोरील जॉब, सब कुछ जानेंगे इनसे। और आपके सारे सवाल जो आप हमसे पूछते थे, आज हम इनसे पूछेंगे और उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सायन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम रूबरू विथ रियल आर्टिस्ट, जहां पे हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ अपने ऑडियंस को मीटअप कराते हैं और हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री में जो भी करंट चल रहा हो उससे हम इनको रूबरू कराते रहें। तो सायन, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। आपका नाम, आप कहाँ से हो, आपने क्या पढ़ाई की, आपका बेसिक एजुकेशन क्या है, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए। हेलो गाइस, मेरा नाम सायन दत्ता है एंड मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता, जो कि बहुत ही प्यारा शहर है, उसमें मैं पला बड़ा हूँ। वहाँ से मैं स्कूलिंग एंड अपना ग्रेजुएशन वाला जो भी कॉलेज है वहाँ से मैं कंप्लीट किया था। एंड उसके बाद मेरा इस फील्ड में जब मैं जाना ही क्या, ये एक अलग एक फील्ड है, इसमें बहुत ही क्रिएटिविटी कर सकते थे। एंड मैं छोटा से क्रिएटिव इंसान हूँ, कुछ भी मतलब ड्राइंग, पेंटिंग्स वगैरह मुझे बहुत ही शौक था। तो उसके बाद मुझे जब पता चला कि ये भी एक लाइन हो सकता है कैरियर के लिए, तो इसका मैंने घर वालों से बात करके ये लाइन। सो सायन, अब मुझे ये बताइए कि आपका जो इस फील्ड में आने का मेन मकसद था, आपको किसी ने सजेस्ट किया था या फिर आप इस फील्ड में कैसे आए, मतलब किस तरीके से आप इस फील्ड को ज्वाइन किया? मैं एक्चुअली इस फील्ड में मेरा मेन जो फर्स्ट टाइम जब पता चला था, जब मैं बहुत ही कंप्यूटर गेम्स खेलता था स्कूल से आके। एंड पहले बहुत ही उस टाइम आप जानते हैं, एक बहुत पॉपुलर गेम था रोड रैश, जो बाइक का गेम था, उसके ऊपर मैं पूरा पागल था। और मैं मतलब पढ़ाई भी मेरा दिमाग से एकदम हट गया था कि इतना मैं पैशन उस गेम के ऊपर पैशनेट हो गया था। तो जब पता चला कि मुझे जब उसका बैकग्राउंड पता चला कि ये गेम्स कैसे होता है, मतलब थोड़ा बहुत जब भी आइडिया आया था, तब मुझे ऐसा लगा था कि ये सब बहुत ही मतलब बच्चों ऐसा काम है, मतलब कोई भी कर सकता है। लेकिन जब पढ़ाई में इसका स्टार्ट किया था, तब मुझे पता चला कि ये एक बहुत बड़ा ही टीम वर्क है। बिना टीम वर्क का, बिना हार्ड वर्क का, बिना पेशेंस का, ये सब आप जो भी गेम्स खेलते हो, आप जो भी मूवीज देखते हो, ये सब पॉसिबल नहीं होता। तो उसके बाद मैंने सर्च किया था कि कहाँ कहाँ पे इसका पढ़ाई होता है। तो मैंने देखा कि मैक इंस्टीट्यूट है कोलकाता में, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट है अबाउट 3D एनिमेशन एंड गेमिंग। तो वहां से मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट किया था। जब मैं कॉलेज में था तब मैं एक छोटा सा कोर्स किया था ब्रेनवेयर में। वहां पे मैं जस्ट एक बेसिक नॉलेज के लिए कि ये मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक डिजाइनिंग, एंड वहां पर भी मुझे वहां पे जो फैकल्टी थे वो मुझे ये इस लाइन के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज दिए कि ये लाइन बहुत क्रिएटिव लाइन है एंड इसमें आप जाओगे तो आपका कैरियर के लिए बहुत ही एक अच्छा डिसीजन होगा। उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया हाँ कि अभी पूरा अपना जो भी मेन जो थी कैरियर है, इसमें मैं फोकस करूंगा। तो मैं मैक इंस्टीट्यूट में भर्ती हुआ था। वहाँ पे एक 3 साल का कोर्स था, जिसमें आपको 3D मॉडलिंग से पूरा 3D पाइपलाइन से लेकर एवरीथिंग मुझे सिखाया गया है। एंड बस वही। देखिए, आपने जब साइन आपने कोर्स किया था तो कोर्स में तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आपका जो झुकाव 3D मॉडलिंग की तरफ, यानी कि मॉडलिंग आर्टिस्ट में
आपका झुकाव कैसे हुआ और आपको कैसे लगा कि मुझे मॉडलिंग आर्टिस्ट ही बनना चाहिए? क्योंकि आप सीखे तो बहुत सारी चीज़ें होंगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं, तो मॉडलिंग आर्टिस्ट की तरफ आपका झुकाव कैसे आया? ओके, सो एक्चुअली क्या है ना, मेरा दिमाग में पहले से ही था कि मैं जब भी कुछ भी कोई भी चीज करूँ उसको मैं पूरा स्टार्टिंग से करूंगा। ओके, सो कोई भी अगर छोटा से छोटा चीज भी है उसको मैं एकदम स्टार्टिंग से करना चाहता था कि पूरा एंड, टॉप टू एंड मेरा ही हाथ में रहे। तो सिंस 3D में मॉडलिंग, आपका जो ये प्रोडक्शन पार्ट है, मॉडलिंग सबसे फर्स्ट आता है। तो वही रीजन है। और मुझे मॉडलिंग पे क्या है कि एक्चुअली आप एक पूरा क्रिएटिव डिसीजन के ऊपर है। मतलब आप अपने हाथ से सपोज आप कुछ मूर्ति बना रहे हो, आपके हाथ में वो जादू है। आप कुछ भी करके उसको चेंज कर सकते हैं, कोई भी आप शेप ले सकते हैं, कोई भी आपका दिमाग में जो भी चल रहा है आप उसको ये कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो यही एक रीजन था। और मॉडलिंग पे क्या है कि मुझे मतलब मेरे सर्स भी जो फैकल्टी थे वो भी बहुत सपोर्ट किए थे, सिंस उन्होंने मुझे देखा कि मैं मॉडलिंग बहुत अच्छा करता हूँ। एंड फिर मॉडलिंग नहीं, मैं मॉडलिंग एंड टेक्सचरिंग एज वेल एज लाइटिंग, ये तीनों में एक्चुअली मेरा स्पेशलिज्म है। तो मॉडलिंग मेरा वन ऑफ द, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं मॉडलिंग ही करता हूँ, मैं मॉडलिंग टेक्सचरिंग लाइटिंग ये तीनों ही मैं मतलब पूरा एक, जो भी आप देखोगे सामने देखोगे, जो भी आप बना रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट अगर आप देख रहे हो, उसको मैं एकदम स्टार्टिंग से लेकर फिनिशिंग तक देने का कोशिश करता हूँ। एंड बस यही है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ मॉडलिंग ही ये करना, आप देखिए आपको कौन सा अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि आप पूरा एकदम मॉडलिंग है तो मॉडलिंग ही करना है, टेक्सचरिंग है टेक्सचरिंग करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको अंदर से फील आना चाहिए, आप अंदर से जो काम करने में आपको एक्साइटमेंट हो रहा है। मुझे एक बात याद है कि मेरा जब मैथ में जब था तो सर ने मुझे एक टास्क दिया था। एक्चुअली टास्क पूरे टीम में था कि एक प्रोडक्ट नहीं, एक कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट को मॉडल करके उसको टेक्सचर करके उसको लाइटिंग करके लाना था। तो मैंने एक्चुअली कॉन्सेप्ट इतना इंटरेस्टिंग था तो मैंने पहले ही हाथ उठा लिया कि सर मैं मॉडलिंग करूंगा, क्योंकि उसमें क्या है कि क्रिएटिव चीज बहुत होता है। टेक्सचरिंग में भी आपको क्रिएटिव चीज बहुत ही मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। पर मॉडलिंग पे क्या है कि आपको एक अलग से फीलिंग आए कि आप स्टार्टिंग से इसको बना रहे हो। आप कुछ भी मतलब कोई भी फर्स्ट डिसीजन जो भी होगा वो आपका है। बिल्कुल। सायन, एक चीज़ और बताइए कि 3D मॉडलिंग आर्टिस्ट अगर किसी को बनना है, बहुत सारे बच्चे हैं जो उनको उतना तो आइडिया नहीं रहता, लेकिन वो फिर भी कहीं से सुन के या देख के बोलते हैं कि सर मुझे 3D मॉडलिंग आर्टिस्ट बनना है। तो 3D मॉडलिंग आर्टिस्ट बनने की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है? वो मतलब लाइक कौन से सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए और क्या क्या सॉफ्टवेयर पे ध्यान देना चाहिए? तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट थोड़ा सा समझाइए ऑडियंस को। तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑब्जर्वेशन स्किल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्व, आप जितना ऑब्जर्व करोगे आप उतना ही बनाओगे। आप सपोज कोई मूर्ति बना रहे हो तो आपके सामने जो भी जिसका मूर्ति बना रहे हो कुछ तो फोटो तो रहेगा, तो उस फोटो को आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। जितना आपका ऑब्जर्वेशन स्किल्स होगा उतना आप अच्छे से आप उसको बना पाओगे। वो आपका मॉडलिंग हो या आप स्टैचू बना रहे हो या खाना बना, कुछ भी आपका ऑब्जर्वेशन स्किल्स के ऊपर। तो जनरली क्या होता है कि मॉडलिंग का कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता नहीं है, बट इंडस्ट्री कुछ सॉफ्टवेयर को स्टैंडर्ड बना लिया है, जैसे माया, 3ds मैक्स, ब्लेंडर, ऐसा हुडनी, ऐसा बहुत सारा सॉफ्टवेयर है। तो आपको बेसिक जो भी आपके इंस्टीट्यूट में सिखाया जाएगा, फर्स्ट जो भी 3D सॉफ्टवेयर से, आप ब्लेंडर भी सीख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि आपको माया ही सीखना पड़ेगा स्टार्टिंग से। आप जो भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो। हाँ, बट आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री कौन सा सॉफ्टवेयर आपसे मांग रहा है। अगर आपके इंस्टीट्यूट में अगर आपको मैथ्स सिखा रहा है तो आपको मैथ्स में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। माया, जो माया सिखा रहा है माया पे ध्यान देना पड़ेगा। एंड मॉडलिंग आर्टिस्ट बनने के लिए, जैसे मैं पहले बोला था कि ऑब्जर्वेशन स्किल का जरूरत है, एंड सेकेंड है टूल्स। ऑब्जर्वेशन स्किल्स अगर अच्छा होगा तभी आपका टूल्स काम करेगा। आपका हाथ आपका टूल्स है। आप कंप्यूटर में जो भी बनाओगे उससे पहले आपका दिमाग में वो चीज बनना चाहिए। आप जो ऑब्जर्व करोगे उसको ही आपको बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपका ऑब्जर्वेशन स्किल, टूल्स का नॉलेज, बस यही दो चीज मेन है। एंड उसके बाद जो थर्ड मेन पॉइंट है वो है कुछ स्पेसिफिक रूल्स। जैसे आपका टोपोलॉजी सही रहना चाहिए, आपका ये रहना,
एज फ्लो जब आप पढ़ाई कर पता चलेगा आपको ऐसा कैसा टर्म है, ये सब टेक्निकल टर्म्स आपको प्रॉपरली मेंशन आपके मॉडल पे दिखना चाहिए प्रॉपरली। तो ये 3 रूल्स अगर आप फॉलो करोगे तो आप आराम से कोई भी चीज को मॉडल कर सकते हो। हाँ, ये रह गया आपका काइंड ऑफ बोल सकते हैं आप विदाउट जैसे मॉडलिंग आपका 2 टाइप का होता है, एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक में जैसे कोई कार बना लिए, कोई घर बना लिए, ओके, सो इस टाइप का मॉडलिंग का बेस एक अलग होता है, और एक होता है आपका ऑर्गेनिक जो आपका ह्यूमन है। तो ह्यूमन मॉडलिंग बहुत ही हार्ड है एक्चुअली, मतलब उसको सीखने आपको बहुत ही पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको ह्यूमन एनाटॉमी का नॉलेज चाहिए, आपको जीब्रश का नॉलेज चाहिए, या आपको मड बॉक्स का नॉलेज चाहिए जिसमें आप स्कल्पटिंग कर सकते हो। हाँ, अगर आपको ऑर्गेनिक में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, ऑर्गेनिक में जाना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई क्ले मॉडलिंग वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए। आपको पहले जो बेसिक आइडिया है क्ले से कैसे काम करता है, क्योंकि जीब्रश मड बॉक्स ये पूरा क्ले मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, आपके स्क्रीन पे एक स्पीयर आएगा, वो बेसिकली एक क्ले है, उसका आपको खींच खींच के आपको पूरा ह्यूमन शेप देना पड़ेगा। तो बेस्ट है कि वो सब सॉफ्टवेयर में आपको जाने से पहले आप कोई क्ले मॉडलिंग वर्कशॉप कर लीजिए। कोई भी आप इंटरनेट पे बहुत सारा आपको वर्कशॉप मिल जाएगा, या आपका फैकल्टी इंस्टीट्यूट में भी आपको सिखाया जाता है क्ले मॉडलिंग वर्कशॉप। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको ऑर्गेनिक मॉडलिंग करना है। उससे क्या है कि आपका हाथ पूरा बैठ जाएगा। आप जैसे ही उसका सेम नॉलेज को आप जैसे आप कंप्यूटर में जाके बैठ के करेंगे, तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे से ग्रिप आ जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन स्किल एंड आपका टूल्स नॉलेज एंड टेक्निकल नॉलेज, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों को आप फॉलो करेंगे तो आपका कोई भी आप मॉडलिंग कर सकते हो। वेरी गुड, वेल एक्सप्लेन सायन भाई, बहुत बढ़िया से आपने खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन किया। अब एक क्वेश्चन और है आपसे कि बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि सर, एज अ 3D मॉडलिंग आर्टिस्ट एक इंसान 4 साल 5 साल के बाद, अगर 4 साल 5 साल की एक्सपीरियंस हो, तो एक इंसान कितना कमा सकता है एज अ 3D मॉडलिंग आर्टिस्ट? ये बहुत ही देखिए, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास कला है, अगर आपके पास टैलेंट है, तो कमाने का कोई ऐसा कुछ बाउंड्री नहीं है, आप कमा सकते हो। हाँ, लेकिन कुछ कुछ होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं देखो, मेन चीज मैं बता देता हूँ यार, ये जो फील्ड है ना, ये पूरा क्रिएटिव फील्ड है। अगर आप क्रिएटिव नहीं हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस फील्ड में आप मत आइए। इस फील्ड इज प्योरली रिलेटेड टू क्रिएटिव। अगर अंदर से क्रिएटिव वो फील नहीं आता है तो आपको ये इंडस्ट्री में, अगर आपको सिर्फ पैसा कमाना है, तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। ये मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। क्रिएटिव माइंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस फील्ड। तो अगर आपके पास वो क्रिएटिव चीज है एंड आपके, हाँ, उसके साथ वो टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों है तो आप आराम से, ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको स्टार्टिंग में एकदम लाख लाख रुपए सैलरी मिल जाएगा, ये कोई भी आशा नहीं करता। ये एकमात्र अगर आप आईआईटी कोई कोर्स चालू किया 3D एनिमेशन का, आईआईटी का टैग देख के आप कोई कंपनी अगर लेगा तो उसको शायद मिल सकता है, बट हम लोग को इस फील्ड में स्टार्टिंग में इतना लाख लाख सैलरी कभी नहीं मिलेगा। तो आपको छोटे से स्टार्ट करना पड़ेगा, छोटे से आपको धीरे धीरे करके आपको खुद ब खुद ग्रो हो जाएगा। अब अगर आप काम पे ध्यान नहीं देंगे, प्रॉपरली काम करेंगे, तो आपका सैलरी कब 0 से आपका पूरा 100% तक ग्रो हो जाएगा, आप ध्यान भी दे पाएंगे। बिल्कुल दे सही नहीं बात पाएंगे। कहा आपने। यस, सो बहुत जरूरी है ये इस बात को समझना जो इन्होंने कहा कि अगर आप क्रिएटिव नहीं है भाई, तो हो सकता है कि आपको सुनने में हार्श लगे, तकलीफ लगे इनकी बातें, लेकिन आप मत आइए, आपके लिए फील्ड है भी नहीं, आप इस फील्ड में कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाखों रुपए ऐसे ही नहीं मिल जाते। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। सायन भाई, अगला सवाल है कि बच्चे पूछते हैं कि सर, अगर मुझे कोई स्टूडियो ज्वाइन करनी है, बड़ी स्टूडियो ज्वाइन करनी है, छोटे स्टूडियो की तो वो बात ही नहीं करते, वो सीधा बोलते हैं कि सर, अगर मुझे कोई बड़ी स्टूडियो ज्वाइन करनी है, जैसे रेड चिली, प्राइम फोकस, रिलायंस, या फिर एमपीसी, टेक्निकलर, तो उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, क्या प्रोसेस होता है? सायन भाई, थोड़ा इसके बारे में आप बताइए। ओके, गुड क्वेश्चन। देखिए, इसमें क्या होता है कि हाँ, हम लोग का सपना होता है कि हम लोग बड़े बड़े मूवीज देखते हैं, इसमें काम करेंगे, उसमें काम करेंगे। हाँ, ये ऑफ कोर्स सबका सपना होता है,
बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप बड़े स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे ना, तो बड़े स्टूडियो में आपके लिए उनकी तरफ से एक्सपेक्टेशन खड़ा हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यूअसली उस एक्सपेक्टेशन को फिलअप नहीं कर पाएंगे ना, तो आपको वो लोग रखेंगे नहीं। ये सीधा बात है। अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल कोई भी स्टूडियो में अगर आपने एज एन फ्रेशर ज्वाइन किया, तो आपको कंटिन्यूअस जिस दिन आप ज्वाइन किए, कंटिन्यूअस आपके एंड तक जब तक आप काम करेंगे, आपको एक उन लोगों का एक्सपेक्टेशन फिलअप करना पड़ेगा। हाँ, कोई हो सकता है कोई कर लेता है, कोई अपने मेहनत से कर लेता है। हाँ, ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप नहीं कर सकते, आप ऑफकोर्स कर सकते हैं, बट सबका बस का बात ये नहीं होता। तो मैं बोलूंगा कि छोटे स्टूडियो में अगर आपको चांस मिले, हाँ छोटे स्टूडियो में सैलरी कम होता है, टाइमिंग थोड़ा सा और हार्श होता है, ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन ये आपके लिए एक बोनस है। अगर इसमें आप काम करोगे, ये चीज को आप मानोगे प्रॉपरली तरीके से, तो आप जब बड़े स्टूडियो में जाओगे ना, तब ऑलरेडी ये सब चीज आपके अंदर रहेगा कि डेडलाइन पे कैसे काम करते हैं, ओके, और फीडबैक कैसे लेते हैं। कोई सुपरवाइजर, कोई लीड, कोई अगर फीडबैक देगा तो कैसे आपको उसको फीडबैक को आपको लेना है। तो छोटे स्टूडियो में क्या होता है कि ये सब छोटे छोटे चीज ना आपको बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। उसमें क्या होता है कि आपको वो लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं, बट उतना हाई नहीं। वो लोग फ्रेशर के हिसाब से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और इससे आपको फायदा क्या है कि आपका नॉलेज तो बढ़ेगा ही, लेकिन आपका जो डेडलाइन पे काम होना, आपका कम्युनिकेशन, ये सब बढ़ जाएगा। और ये सब चीज लेकर अगर आप बड़े स्टूडियो में जाओगे, तो आपको स्टार्टिंग से अच्छा पैकेज मिलेगा। आपको पहले से आपके अंदर हुनर रहेगा कि आपको प्रॉपरली डेडलाइन में कैसे काम करना पड़ता है, कैसे कम्युनिकेशन करना पड़ता है, सब कुछ आएगा। तो आपको उतना प्रॉब्लम होगा नहीं। लेकिन अगर आप फर्स्ट ही बड़े स्टूडियो में मिल जाएगा मिल जाता है, हाँ ऑफकोर्स मिल जाएगा तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं है। अगर मिल जाता है तो अगर आप उन लोगों के एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो शायद आपको नहीं रखेंगे। ये सुनने में तो ऐसा ये लगता है, बट कॉर्पोरेट रूल्स का यही नियम है। तो अप्लाई कैसे करना चाहिए, जो मेन जो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है कि आजकल बहुत सारा स्टूडियो ऐसे उन लोग अपना एकेडमिक का एक ट्रेनिंग का एक अलग से वो लोग बैच बनाता है। अगर फॉर एग्जांपल अपने अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको आसानी से कोई उन लोगों का ट्रेनिंग वेनिंग का जस्ट छोटा मोटा ट्रेनिंग होता है, उसके बाद आप ज्वाइन डायरेक्टली अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, अगर वो लोग एकदम स्टार्टिंग से भी वो लोग ले सकते हैं। कोई कोई कंपनी जैसे टेक्निकल है, वो अपना एकेडमिक्स चलाते हैं वो लोग। तो अगर वहां पर आप अप्लाई करेंगे, तो आपको टेस्ट फाइल भेजेंगे। टेस्ट फाइल अगर अच्छे से आप कर लेते हैं, तो वो लोग आपको उन लोग के टीम में ले लेते हैं। उसके बाद आपका जो आगे का काम, आपका प्रोबेशन पीरियड एंड आपका प्रॉपरली आपका क्या कैसे काम करते हो, वैसे आपको वो लोग देखते हैं। तो मेन चीज क्या है, आपका पोर्टफोलियो। कोई भी स्टूडियो छोटा हो या बड़ा हो, अगर आपका पास कोई काम नहीं है, तो आपको तरफ देखेगा भी नहीं। ये सिंपल सा बात है। हाँ, पोर्टफोलियो इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो पोर्टफोलियो में क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 3D मॉडलर बनना चाहते हो, जैसे कि मैं हूं, तो आपके ऐसा नहीं है कि पूरा, देखिए अभी क्या है कि जमाना बदल गया है, पुराना जमाना और नहीं है। पहले क्या होता था कि अगर आप सिंपल सा पोर्टफोलियो में अगर आप एक ऑक्लूजन वाला एक मॉडल रेंडर करके दे देंगे, तो वो भी देख के ले लेता है। बट आजकल ऐसा नहीं है। अगर आपको इस टाइम मॉडलिंग के साथ टेक्सचरिंग एंड उसके साथ बेसिक लाइटिंग, आपका मॉडल को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये प्रॉपर आना चाहिए। एंड पोर्टफोलियो में आपको जरूरत नहीं है कि आपको पूरा भर दीजिए पोर्टफोलियो, तक कोई जरूरत नहीं है। 5 से 6 काम कीजिए जो अच्छा क्वालिटी, जितना आप कर सकते हो फ्रेशर के हिसाब से, अच्छा क्वालिटी वाला मॉडल्स आप अपलोड कीजिए। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन पोर्टफोलियो जैसे आर्ट स्टेशन, बेहैंस, आपका सीजी स्टूडियो, ऐसा बहुत सारा कुछ वेबसाइट है जिसमें आप पोर्टफोलियो बना सकते हो। आजकल कोई भी वीडियो पोर्टफोलियो देखता नहीं है, वो दूसरे डिपार्टमेंट के लिए जैसे इफेक्ट्स, रोटो, उन लोगों के लिए वीडियो पोर्टफोलियो है। बट हम लोग मॉडलिंग आर्टिस्ट के लिए एक सिंगल सा इमेज, ये बहुत ही काफी होता है। उसमें पोर्टफोलियो में आपका हर एक मॉडल पे आपका क्वालिटी, आपको जितना आप खुद को पुश कर सकते हैं, आपको उस मॉडल पे दिखना चाहिए। शायद
क्या मालूम इस मॉडल को देख के शायद आपको कोई बड़ा स्टूडियो हायर कर ले, हो सकता है ऐसा करके। एंड पोर्टफोलियो, वैसा कोई ऐसा और क्वेश्चन है पोर्टफोलियो के ऊपर तो मैं। सायन भाई, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये बताया। तो अभी एक क्वेश्चन और है जो बच्चे पूछते हैं कि सर पोर्टफोलियो जो होगा उसमें मैं क्या रखना चाहिए। लाइक अगर हमें एक 3D मॉडलिंग आर्टिस्ट बनना है तो एज अ 3D मॉडलिंग आर्टिस्ट हमारे पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए, कितने वर्क हम रख सकते हैं उस पोर्टफोलियो में, और किस तरीके का काम, मतलब जरूरी है कि उसमें स्कल्पटिंग या सारी डिटेलिंग्स होनी चाहिए, या फिर एक एवरेज जो फ्रेशर्स होता है वो किस तरीके की पोर्टफोलियो बना सकता है। हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए मैं वेट कर रहा था। ओके, सो पोर्टफोलियो, ये इंडस्ट्री में विदाउट पोर्टफोलियो आपको कोई नहीं पहचानेगा। आपका नाम से भी कोई नहीं पहचान, अगर आप 20-30 साल अगर काम किए तो आपका नाम से शायद कोई पहचान ले, लेकिन आपका पोर्टफोलियो मेन है। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं हुसैन दीवा, एक बहुत ही बड़े बड़े कैरेक्टर आर्टिस्ट है, उनका नाम, उनका काम ऐसा हो गया कि उनका नाम से सब कोई पहचान लेता है। तो पोर्टफोलियो वन ऑफ द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पोर्टफोलियो के ऊपर से ही आपका इंटरव्यू का कॉल आएगा और आपका सिलेक्शन होगा। ओके, सो आते हैं अभी मेन टॉपिक पे। तो पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? अभी 3D मॉडलिंग का पोर्टफोलियो में आपको ज्यादा नहीं, अब जितना 5 to 6 वर्क आप दीजिए, बट फाइनेस्ट क्वालिटी। इस इंडस्ट्री में ध्यान रखिए, क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करता है। अगर आप एक ही मॉडल दीजिए प्रॉपर टेक्सचर करके, प्रॉपर लाइटिंग करके अगर मॉडल देंगे तो वो लोग आपको ले लेंगे। अगर वो लोग देखेंगे उसके, देखिए हर एक स्टूडियो का ना एक क्वालिटी होता है। अगर आपका पोर्टफोलियो काम उनका क्वालिटी को मैच करता है तो आप बेफिक्र रहिए, वो आपको हायर करेंगे। लेकिन अगर मैच नहीं करेगा तो ये भूल जाइए, इसको आपको कभी कॉल नहीं करेंगे। ये आपका जितना हो सके। हाँ, और एक बात है, कोई कोई स्टूडियो ने देखते हैं कि कोई स्टूडेंट अगर काम किया है वो कितना तक टच कर सकता है, उसे कितना उसका पेशेंस है। ऐसा भी मैं बहुत देखा हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई मॉडल एक काम डाला है आपका आर्ट सेशन पे, तो उसमें क्या है कि वो बंदा ने ट्राई किया है कि एकदम फाइनेस्ट क्वालिटी पर रीच करने के लिए। कि कभी कभी होता है कि फ्रेशर लोग को उस क्वालिटी वो लोग रीच नहीं कर सकते, बट इसमें आपको घबराने का जरूरत नहीं है। आप जितना हो सके, जितना आपसे आपका बस का बात हो, वो क्वालिटी पे पहुंचने का कोशिश कीजिए, ताकि आपको ये कोशिश को देखकर ही कोई कंपनी ये आपको समझ लेगा, हाँ इसको अगर हम लोग और थोड़ा सा ब्रश करेंगे तो ये हम लोग का कंपनी का क्वालिटी रीच कर लेगा। ठीक है, ये एक और एक तरीका होता है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी आप नहीं पहुंच पा रहे, बट अगर आपका क्वालिटी एकदम ही नहीं है तो आप भूल जाइए इसका। आपको कोई भी कंपनी आपको लेने के पहले 2 बार सोचेगा, क्योंकि ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, भाई क्रिएटिव वर्ल्ड है, ये भी एक काइंड ऑफ बिजनेस ही है। क्लाइंट आपको काम देगा, कंपनी क्लाइंट कंपनी के पास आएगा, क्लाइंट कंपनी को काम देगा, कंपनी आपको सैलरी देगा एंड सैलरी के हिसाब से आपसे काम लेगा। और हर एक घंटे अगर क्लाइंट ने आप कंपनी को 2 घंटा टाइम दिया है उस काम को कंप्लीट करने में, तो कंपनी उस 2 घंटे का भी चार्ज करता है। तो आप जो इस 2 घंटे में जो काम करोगे, अगर आपका आउटपुट वो नहीं निकला तो एक कंपनी का भी लॉस होता है। तो यहाँ पे मेन चीज जो देखना है कि आप कंपनी, जो भी बड़ा कंपनी है छोटा कंपनी में जाएंगे, आप अपने हिसाब से जितना तैयारी हो सके आप करके वो जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फटक से आपका सिलेक्शन हो गया ना, आप नाचते नाचते चला गया, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जितना हो सके आप खुद से R&D कीजिए और भी प्रैक्टिस कीजिए, और भी जितना हो सके आप अच्छे से अपना काम को और नॉलेज गेन कीजिए। जितना रेडी होके आप इंडस्ट्री में जाएंगे उतना आप अच्छे से आप सर्वाइव कर पाएंगे। ओके, तो और एक जो बात है, मॉडलिंग पे आपको ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों आता है। अगर आपको ऑर्गेनिक मॉडलिंग अच्छा लगता है तो आप ह्यूमन मॉडलिंग दे सकते हैं, एंड आपका फेस, आपका बॉडी, ये सब जीवश में स्कल्पटिंग करके दे सकते हैं। एंड अगर आपको इनऑर्गेनिक मॉडलिंग अच्छा लगता है तो आप कोई कार, हार्ड सरफेस, गन्स, वेपन्स, रॉकेट, मतलब जो भी इनऑर्गेनिक में आता है हार्ड सरफेस, तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। हाँ, और एक बात है,
आपके पोर्टफोलियो देखकर ये लगना चाहिए कि आप ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। दोनों, हाँ दोनों अच्छा लगता है। ये कंपनी को, मतलब आपको शायद अच्छा लगता होगा लेकिन कंपनी को शायद अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो लोग को कुछ स्पेशलिस्ट पर्सन चाहिए कि मेरे पास जो बंदा आएगा वो सिर्फ हार्ड सरफेस ही करेगा। और उनको अगर ये भी हो सकता है कि जो बंदा आएगा वो सिर्फ ऑर्गेनिक मॉडलिंग करेगा। तो आपको एक पूरा क्लियर होना चाहिए आप किस में जाएंगे, ऑर्गेनिक में जाएंगे या इनऑर्गेनिक में जाएंगे। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे आपने अपना ठीक कर लिया, हाँ मुझे हार्ड सरफेस में जाना है, तो हार्ड सरफेस रिलेटेड जो भी जो इनऑर्गेनिक रिलेटेड मॉडल्स आप बनाते रहिए। मॉडल्स बनाएंगे, उसको टेक्सचर करेंगे, जितना हो सके क्वालिटी रिच करेंगे, एंड आप उसको प्रेजेंट करोगे एक अच्छे तरीके से। ये आपका फैकल्टी आपको सिखा देगा कि ये कैसे मॉडलिंग को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कंपनी ये चाहता है कि आप जितना अच्छा नॉलेज पहले से ही आप लेकर आओ, उतना उन लोगों को आपको कम ट्रेनिंग देकर ही फटाक से आपसे काम निकाल देंगे। मेन बात वही होता है। सिर्फ ये क्रिएटिव नहीं, कोई भी कंपनी, आपका आईटी इंडस्ट्री कोई भी कंपनी, सभी यही चलता है। अब जितना नॉलेज लेके आओगे उतना उन लोगों के लिए अच्छा है। सायन भाई, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको भी बहुत मजा आएगा सुन के। क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट करते हैं ये चीज़ कि सर क्या इंस्टीट्यूट जाना जरूरी है? हम तो यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। तो सायन भाई प्लीज़ आप थोड़ा सा एज पर योर एक्सपीरियंस, बिकॉज आप फैकल्टी भी रह चुके हो, आप एमपीसी टेक्निकलर जैसे बड़े कंपनी में काम भी कर चुके हो, तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि यूट्यूब से सीखना और इंस्टीट्यूट से सीखने में कितना बड़ा फर्क है? ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आजकल के बच्चों के मतलब दिमाग में बहुत आ रहा है कि हाँ यूट्यूब से मिल जाता है, कि कोई भी कोर्स वगैरह मिल जाता है, तो इंस्टीट्यूट हम लोग क्यों जाए। देखिए, हाँ अभी क्या है कि इंस्टीट्यूट एक इम्पॉर्टेंट चीज है, मतलब इसमें आपका जो बेस नॉलेज है ना ये बढ़ता है, एक फंडामेंटल नॉलेज बढ़ता है। हाँ, ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको इंस्टीट्यूट में जाकर सारे सब सॉफ्टवेयर सीखना है, एवरीथिंग सीखना है, नहीं। अब अपने जो पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है, आप इंस्टीट्यूट में जाके वहां पे काउंसलर से बात कीजिए कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे यही सीखना है। यूट्यूब का नॉलेज जो है ये आपका एडिशनल नॉलेज है। ऐसा नहीं, देखिए कोई भी इंस्टीट्यूट में आप 100% पूरा आप सीख नहीं पाएंगे। आपको 70%, 80% आप इंस्टीट्यूट से सीखोगे, 20% आप यूट्यूब से। यूट्यूब आपका एक हेल्पर है, नॉट एन रिप्लेसमेंट ऑफ ए एजुकेशनल टीचिंग। यूट्यूब आपका एक हेल्पर है। कोई भी टॉपिक अगर सपोज अपने इंस्टीट्यूट में सीखे हो, ठीक है, और क्योंकि इंस्टीट्यूट एक स्पेसिफिक उन लोग को एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, एक सिलेबस फॉलो करना पड़ता है, सपोज आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए उस टॉपिक के ऊपर, तो आप ऑफ कोर्स यूट्यूब में जाके आप उसको ढूंढ कर सीख सकते हैं। इस फील्ड में नॉलेज वास्ट है। आपको ये मत आशा रखिए कि कोई फैकल्टी आपको 100% पूरा नॉलेज देगा उसको, क्योंकि ये संभव नहीं होता। बहुत कुछ है इसमें आपके उस पीरियड, क्योंकि आपका जो कोई भी कोर्स होता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में वो नॉलेज देना इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर आप यूट्यूब फॉर एग्जांपल आपने कुछ एक्स्ट्रा यूट्यूब से सीखे हो, ठीक है, वो आप और अच्छे से समझना चाहते हो, आप फैकल्टी के पास जाओ कि सर मैंने ये ऑनलाइन ये टॉपिक को देखा, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि नहीं, तो वो फैकल्टी आपको और अपने अंदर से खुश होगा कि हाँ ये बच्चा रिसर्च कर रहा है, तो वो शायद आपको और हेल्प कर देगा। तो YouTube को रिप्लेसमेंट मत सोचिए, YouTube को एज एन एडिशनल सोचिए। सिर्फ YouTube नहीं, आपका और भी जो भी यूडेमी वगैरह जो भी है वो सब एक एडिशनल है, नॉट ए रिप्लेसमेंट। आपको एक बोलने वाला फैकल्टी चाहिए जिसके आप रात 12 बजे भी डाउट पूछोगे तो वो आपको क्लियर कर देगा। इस कोर्स में क्या होता है कि वो लोग एक स्पेसिफिक वीडियोस, एक स्पेसिफिक सेट चीज पढ़ाया जाता है, बट उसका जो डाउट आता है, डाउट क्लियरिंग, वो आपको नहीं हो पाता। ग्रेट। सो बेसिकली आप सब ध्यान से समझ लीजिए कि YouTube से आप सोचोगे कि सीख के एक आर्टिस्ट बन जाए, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि
एक्सपर्टाइज लोगों की गाइडेंस की बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने एक एपिसोड आपको मिलेगा ही नहीं, अगर आपको कुछ उस पर डाउट आया तो कोई जवाब देने वाला नहीं रहेगा। तो इंस्टीट्यूट होता है, और यूट्यूब एक जैसा कि सायन ने बताया कि आप ये हेल्पर के तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच सायन भाई, आपने बहुत ही बखूबी सारे सवालों का जवाब दिया। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने तरफ से जो बच्चे हैं जो जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? वो हालांकि आपने बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं, पर स्टिल अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें जो ऐसे स्टूडेंट जो इस फील्ड में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और स्टूडियो ज्वाइन करने वाले हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इस फील्ड में जो जैसे मैं पहले बोला था कि ऑब्जर्वेशन एंड और एक जो चीज होता है वो पेशेंस बहुत आपको रखना पड़ेगा। ये पेशेंस आपको आगे जाके आपको सक्सेस दिलाएगा। इम्पेशेंट अगर होंगे, आप अगर जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, ऐसा आपका कोई भला होगा नहीं। आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। ओके, पेशेंस, ऑब्जर्वेशन, अच्छे से सॉफ्टवेयर को ग्रैप करना, अच्छे से उनका फंडामेंटल्स को ग्रैप करना। देखिए, एक बात मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ, सॉफ्टवेयर बहुत है। सॉफ्टवेयर क्या है? जैसे टूल्स। ओके, सो आपका फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए। अगर आपका फंडामेंटल्स क्लियर होगा ना, आप कोई भी सॉफ्टवेयर को आसानी से आप ग्रैस्प कर सकते हैं। आपको महीनों के महीनों नहीं लगेगा। अगर आप मैथ सीख जाएंगे, ठीक से अच्छे से सीख जाएंगे, तो आप माया, ब्लेंडर आसानी से आप ग्रैस्प कर सकते हैं। ये मतलब बहुत कोई होता है कि गलत बोलता है कि माया बहुत हार्ड है, ये बहुत हार्ड है। अरे भाई, हार्ड नहीं होता। हार्ड तभी लगता है जब हम लोग समझते नहीं है, मतलब क्या सब कुछ नया जैसा लगता है, पर एक्चुअली नया नहीं है। आपको सिर्फ एक सॉफ्टवेयर को अच्छे से सॉफ्टवेयर जो बेसिक चीज है उसको समझना पड़ेगा। और एक बात है, क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में हम लोग जो बहुत, जब मैं फैकल्टी था, मैं बहुत ऐसे स्टूडेंट्स लोग बोलते थे, सर ये माया में टूल्स अलग है, मैथ्स में टूल्स अलग है। अरे भाई, टूल्स अलग है, अलग नहीं है, वो लोग का काम सेम है, नाम अलग होता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका मैथ्स में जो कोई टूल्स का नाम है, शायद वो माया पे अलग नाम दिया है डिफरेंशिएट करने के लिए। तो इसमें आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शनलिटी सेम है, बेस फंडामेंटल सेम है। अगर आपको एक बॉक्स बनाना है, तो बॉक्स का जो फंक्शन है माया में भी सेम फंक्शन होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर को अच्छे से ग्रास्प कीजिए, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, जो भी सॉफ्टवेयर है अच्छे से ग्रास्प कीजिए, एंड बाकी जो सॉफ्टवेयर है वो आप आसानी से आप इसको कर सकते हैं। एंड अगर आपको, हाँ, बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए सैम भाई, बोलो। हाँ हाँ, तो इसमें अगर आपको इन 3D मॉडलिंग आर्टिस्ट बनना है, तो आपको मैक्स, माया, ZBrush, एंड टेक्सचरिंग के लिए सब्सटेंस पेंटर, मारी, और लाइटिंग के लिए कोई भी रेंडर के लिए अर्नोल्ड, ये सारे चीज आपको सीखना पड़ेगा। इसको आप जितना अच्छे से आप बेस लेवल पे सीखेंगे, उतना आपको अच्छे से आपको आउटपुट और उतना अच्छे से बढ़ेगा। तो गाइस, सिंपल बात है, मैं एक चीज में बोल देता हूँ, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको R&D करना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा, एंड सॉफ्टवेयर। हाँ, और एक जो मेन चीज है, टेक्निकल नॉलेज। हाँ, इस फील्ड में क्रिएटिविटी बहुत ऑफ कोर्स है, बट टेक्निकल नॉलेज भी सेम मैटर करता है। टेक्निकल नॉलेज मतलब ऐसा नहीं कि आपको प्रोग्रामिंग आना पड़ेगा। जैसे मॉडलिंग पे कोई प्रोग्रामिंग नहीं करता, प्रोग्रामिंग करने के लिए वो अलग चीज होता है। तो प्रोग्रामिंग करने नहीं बोला, टेक्निकल नॉलेज मतलब आपका टूल्स का नॉलेज कितना अच्छा रहेगा, वो टेक्निकल नॉलेज है। ओके, सो टेक्निकल नॉलेज भी आपको अच्छे से ग्रास्प करना पड़ेगा। तो सिंपल आपने अच्छे से ऑब्जर्वेशन स्किल्स रखिए, पेशेंस रखिए, एंड अच्छे सॉफ्टवेयर सीख के उसका प्रॉपर तरीके से आपका पोर्टफोलियो बनाइए। एंड और एक बात है, लिंक्डइन जैसे आपका प्रोफेशनल साइट है, उसमें अपना पोर्टफोलियो, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, अकाउंट खोलिए, एंड उसमें आप बोल दीजिए हम लोग क्या क्या, मतलब आप मॉडलिंग आर्टिस्ट है, आप क्या क्या काम करते हैं, एंड आपका पोर्टफोलियो का भी लिंक दीजिए। एंड जितना भी वहां पर क्या होता है कि सारे स्टूडियोज का HR लोग बैठे रहते हैं हायरिंग के लिए, तो आपको उन लोगों के पास अपना पोर्टफोलियो भेजना है, एंड अगर आपका उनका पोर्टफोलियो उनको पसंद आया, तो यू आर हायर्ड।
तो यही चीज है। एक्चुअली इसमें बहुत कुछ बोलने का है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स, मतलब जो भी सामने सुन रहे हैं, कि आप खुद से रियलाइज कीजिए, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपको कोई बताएगा नहीं। मतलब ये पॉइंट्स आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे आगे करना क्या है। आप जरूर, बिल्कुल सायन भाई, मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि बोलने को रियली में बहुत कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि ये इन बच्चों के पास, आजकल के जो जवान बच्चे हैं ना, इनके पास इतना टाइम नहीं है और इतना पेशेंस तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो बैठ के ये पूरी वीडियो देख पाएंगे। सो डेफिनेटली हम अगर आपकी कमेंट्स आए और आपके अगर सवाल आए तो मैं सायन भाई को प्लीज़ दोबारा भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझाने के लिए हमारे पास हैं, लेकिन समय की थोड़ी कमी रहेगी, क्योंकि अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो इसे कोई नहीं देखेगा, और नहीं देखेगा तो फिर इतना कीमती वक्त एक आर्टिस्ट का मैं निकाल के आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, और अगर ये किसी ने नहीं देखा, पूरा नहीं देखा, तो फिर आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि एग्जैक्टली और इसका वैल्यू आपको नहीं रह जाएगा। तो अगर आप कमेंट करते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको लगा कि और कुछ जानना है, तो आप कमेंट करें। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए भी लेकर आऊंगा सायन भाई के साथ, और जहां पे मैं सायन भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो टेक्निकली वो सारी चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करे, लाइक ऑन पीसी, जैसे उनका कोई काम है तो उस काम के ऊपर मैं चाहूँगा कि वो, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने काम को थोड़ा एलिब्रेट करे कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, तो आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, और दूसरे पार्ट को देखने के लिए आपको करना पड़ेगा इंतजार। सो बेसिकली आज हम सायन भाई को यहीं तक रखेंगे, नहीं तो बिकॉज बहुत रात को ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इनका ऑफिस भी है, ये जॉब कर रहे हैं, ऑफिस है, एक अच्छा आर्टिस्ट है ये, तो इसलिए इनको ज़्यादा देर तक हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच सायन भाई इस एपिसोड में आने के लिए, और रिक्वेस्ट रहेगा कि आगे अगर कभी जरूरत पड़े तो प्लीज़ आप मना मत करना यार, क्योंकि बहुत मुश्किल से आपका ये अपॉइंटमेंट मिला है मुझे। तो ठीक है दोस्तों, रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ आई होगी, आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और सायन भाई का वर्क आपको साइड बाय साइड वीडियो में भी दिखा है, और मैं इनके जो आर्ट स्टेशन और इनके जो सोशल मीडिया के लिंक हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनको जाकर वहां फॉलो करिए। और कोई भी सवाल हो तो आप सायन भाई को वहां पे, आप इनके सोशल मीडिया हैंडल पे इनसे बात कर सकते हैं, ये आपको हर चीज के लिए हेल्प करेंगे, कभी मना नहीं करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए मैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।